अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। हाँ जी, अब बताएं क्या पूछ रहे हैं। पिछला क्या कैरी नहीं करे, ये अलग टॉपिक क्यों पढ़ा रहा हूं। ये मैंने को 2-4 दिन पहले क्लास में की थी बात कि ये, हाँ तो ये साइमल्टेनियसली चलाने मैंने 2 टॉपिक, तो नहीं होगी कंफ्यूजन। देखिए कंफ्यूजन तब होती है जब कुछ 2 चीजें हो जो समझ आ रही हो, उनमें फिर कंफ्यूजन हो सकती है। तो जब कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो कंफ्यूजन किस बात की। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इसमें से सवाल आता ही आता है, और पास्ट में 1-2 सवाल बहुत मुश्किल रहे हैं, अदरवाइज ये मुश्किल टॉपिक नहीं है। क्या बात, शुरू कहां से करें, आखिर से कर लें। इस चैप्टर पे के सीवी पे कितने रहते हैं भाई, रजिस्टर के आखिर से लिखना शुरू कर लें। पहले जो आखिर से क्या किया था, कोई नहीं, कॉस्ट में तो कोई नहीं किया था, हाँ तो वो खत्म हो गया ना, तो बस उससे आगे चल लें। सीवी पे कल एक सवाल कराना है बस, तो उसके आगे से ये शुरू करेंगे, तो मैंने शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग शुरू कराना है, वो कहां से शुरू करेंगे, इसलिए कह रहा हूं एंड से कर लें शुरू। कितना बड़ा टेक्निकल मसला जो क्लास में सर नासिर बात डिस्कस कर रहे हैं कि सर हम पेजेस कहां से लाएं, सर रजिस्टर कहां से शुरू करें। रजिस्टर के एंड से शुरू कर लें। मेरी बुक में ये चैप्टर पता नहीं कौन सा 13, और इस चैप्टर में इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल भी कवर्ड है और फिनिश गुड्स भी कवर्ड है। वर्क इन प्रोसेस नहीं, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स, इन दोनों की बातें हो रही होंगी इस चैप्टर में। यानी इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो इस वक्त बात कर रहे हैं उसमें ये 2 इन्वेंट्रीज कवर्ड है। ट्रेडिंग बिजनेस है तो उसकी तो खैर है ही गुड्स, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो हम ये टॉपिक रॉ मटेरियल के लिए भी पढ़ रहे हैं और फिनिश गुड्स के लिए भी पढ़ रहे हैं। इरफान आए नहीं बेटा, ये उसकी आवाज कम लग रही है मुझे, मेरी आवाज ठीक आ रही है पीछे। यहां से मैंने फुल किया हुआ इरफान, यहां से कहीं से करना है यार, नहीं पता। पता चल जाएगा कि नहीं। चले ज्यादा हो गया, थोड़ा कम कर लें बस, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है एंड तक, मेरी आवाज एंड तक ठीक आ रही है, आ रही है, सही है। तो इस चैप्टर में इन्वेंट्री में ये दोनों चीजें कवर्ड हैं। कुछ क्वेश्चंस में हम लोग रॉ मटेरियल की बात कर रहे होंगे, कुछ क्वेश्चंस में फिनिश गुड्स की बात कर रहे होंगे। किसी भी चीज को मैनेज करना इज डिसीजन मेकिंग, बड़ी सुनहरी बात कर दी मैंने। किसी भी चीज को जब मैनेज करना होता है ना, तो फिर डिसीजन लेने पड़ते हैं। टाइम मैनेज करना है, आपके लिए शदीद जरूरत है इस वक्त, फरवरी के महीने में टाइम मैनेज कैसे करेंगे, क्या क्या एक्शन लेने पड़ेंगे हैं? टाइम मैनेज कैसे करेंगे, नींद कम नहीं, नींद का टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा, और कर ली प्लानिंग, फालतू चीजों को जिंदगी में से निकालना पड़ेगा। वो जो 24 घंटे में से फालतू टाइम होता था उसको लीस्ट प्रायोरिटी पे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि छोड़ तो सकते नहीं, सांस नहीं आएगा फिर। तो ये डिसीजन मेकिंग है। जब कुछ भी, अच्छा इसी तरह हॉस्टल वाले बच्चे महीने के शुरू में पैसे पहुंच गए घर से, अब वो पैसे मैनेज करने हैं, तो मैनेज करने के लिए नहीं हो रहे तो इसका सही मैनेज नहीं कर रहे हैं ना आप लोग। जिनसे मैनेज हो रहे हैं तो इस मैनेज करने के लिए कई फैसले करने पड़ रहे हैं। कोई खर्चा करते हुए ये फैसला करना पड़ रहा है कि ये खर्चा जरूरी है या इसको अगले महीने में डाल सकते हैं, तो ये फैसला ही है ना। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में बहुत सारी डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है। क्या बात नहीं, इंटरलिंक नहीं है, लेकिन बस एक टर्म है रेलिवेंट, कि किसी भी डिसीजन के लिए क्या रेलिवेंट होता है, बस इस हद तक कॉमन है बस। और इनका ग्रिड एक है, यानी जो अब पढ़ा रहा हूं वो और ये एक ग्रिड में है। नहीं, सवाल अलग है, सवाल अलग है, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग का सवाल अलग है, इसका अलग है, ग्रिड एक है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है। और आपके इस चैप्टर में 2 तरह की डिसीजंस हैं, और भी होगी डिसीजन मेकिंग, लेकिन आपके चैप्टर के अंदर 2 तरह की डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है। एक डिसीजन है ऑर्डर क्वांटिटी से रिलेटेड,
ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है कि एक वक्त में नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी परचेज्ड इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन, इसको ऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं। और एक आपके लेवल पे जो इसका डिसीजन है वो इन्वेंट्री लेवल से रिलेटेड है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग है, और डिसीजंस होंगे आपके लेवल पे जो चैप्टर है दो, कुछ डिसीजंस करने हैं ऑर्डर क्वांटिटी से रिलेटेड और कुछ डिसीजन करने हैं इन्वेंट्री लेवल से रिलेटेड। इन्वेंट्री लेवल से क्या मुराद है जब पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है कि एक ट्रांजैक्शन में यानी सप्लायर से जब यूनिट्स खरीदने लगे हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का सवाल है तो क्या खरीदने लगे हैं? रॉ मटेरियल। तो एक वक्त में कितने किलो रॉ मटेरियल खरीदें? और अगर ट्रेडिंग बिजनेस का सवाल है तो क्या खरीदने लगे हैं? गुड्स। तो एक वक्त में कितने यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स खरीदें? ये डिसीजन है, और एक डिसीजन होता है इन्वेंट्री लेवल्स का। तो इस चैप्टर के दो हिस्से बांट रहा हूं मैं, एक डिसीजन रिगार्डिंग ऑर्डर क्वांटिटी है और एक डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेंट्री लेवल्स। ये दो टुकड़े कर रहा हूं मैं इस चैप्टर के। तो पहले करते हैं हम, बल्कि नहीं हाँ ठीक है, पहले करते हैं हम डिसीजंस रिगार्डिंग ऑर्डर क्वांटिटी। इस चैप्टर के दो से किए मैंने, है इस चैप्टर में इन्वेंट्री से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग या वो डिसीजन मेकिंग होगी ऑर्डर क्वांटिटी से रिलेटेड, या फिर वो डिसीजन मेकिंग होगी इन्वेंट्री लेवल से रिलेटेड। ये क्या होते हैं? ऑर्डर क्वांटिटी तो मैं बता सकता था, अभी बता दिया, इसके बारे में कुछ नहीं बताया, वो जब ये पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। क्या हो गया? सांस ले रहा हूं ना यार, ना लूं सांस, ना लूं। लाइट्स कम है? नहीं यार ठीक है, वैसे आंखों का आगे अंधेरा आ रहा होगा, लेकिन राइटिंग तो ठीक है। अच्छा, जब भी किसी भी चीज से रिलेटेड डिसीजन लेना होता है, हम आम रूटीन लाइफ की बात कर लेते हैं। अगर ये डिसीजन लेना है कि इस अटेम्प्ट में कौन कौन सा पेपर पढ़ना है, नहीं मैं ऑटम 24 की बात कर रहा हूं ऑटम 24 की बात कर रहा हूं। अगर ये डिसीजन लेना है कि ऑटम 24 में कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं, तो इस डिसीजन के लिए क्या क्या फैक्टर कंसिडर कर रहे होंगे? पहले अपने पास कितने हैं, अभी वाले कैसे तैयारी चल रही है, उम्मीद क्या है, और बाकी रहते कितने हैं, दोस्त कौन कौन से पढ़ रहे हैं, कहां कहां से पढ़ने हैं, पैसे कितने अवेलेबल हैं, ये सारे फैक्टर कंसिडर कर रहे हैं। ये जितने जुमले मैंने बोले हैं, दोस्त कहां से पढ़ रहे हैं और पेपर रहते कितने हैं, ये सब रुपए पैसे के फैक्टर नहीं है, ये नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी हैं। अच्छा, और सवाल चेंज करता हूं, अगर ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर्स की बेस पे करना हो तो क्या क्या बातें कंसिडर करेंगे? फाइनेंशियल फैक्टर मतलब जो रुपए वैसे होते हैं जिसको रुपए में तोल सकते हैं। हाँ जी, फीस कितनी है, और ट्रांसपोर्ट का कितना खर्चा लगेगा, कौन से कैंपस में पढ़ना है, और आई कैप की फीस कितनी है। तो अब जो इस वक्त फैक्टर कंसिडर कर रहे होंगे वो सब रुपए पैसे वाले फैक्टर होंगे। और इन सारे फैक्टर्स में खर्चे खर्चे थे आपके, इनकम्स भी थी? खर्चे खर्चे थे ना, सारे खर्चे थे। ऑर्डर क्वांटिटी का डिसीजन से मुराद यह है कि एक वक्त में कितने यूनिट्स खरीदेंगे। इसका मैं एक कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं, वो कॉन्टेक्स्ट अपने साथ में लिख लीजिएगा कि हम इस वक्त ये डिसीजन करते हुए कहां खड़े हुए हैं, यानी इस वक्त क्या हो चुका हुआ है और अब हम क्या डिसाइड करने वाले हैं, और जो डिसाइड कर लेंगे फिर उसकी इंप्लीमेंटेशन क्या होगी। ग्राउंड पता होगी ना हम इस वक्त कहां खड़े हुए हैं, तो इस टॉपिक का ज्यादा बेहतर आइडिया होगा। तो अभी ऐसा है कि हम एक साल के शुरू में खड़े हैं, ये मैं बार बार बोल दूंगा, अभी सुन लें सिर्फ। हम एक साल के शुरू में खड़े हैं और हम इस साल की टोटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कर चुके हुए हैं। टोटल रिक्वायरमेंट से मुराद कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस रॉ मटेरियल का सवाल कर रहे हैं तो साल में टोटल रॉ मटेरियल कितना चाहिए, अगर हम ट्रेडिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं तो टोटल गुड्स कितनी चाहिए, यानी टोटल डिमांड भी कह सकते हैं, वो हम कैलकुलेट कर चुके हुए हैं। और अब यह फैसला करना है कि जब सप्लायर को, मिसाल के तौर पे हमने साल में 1 लाख यूनिट खरीदने, यह फैसला हो चुका हुआ है। अब यह फैसला करना है कि ये 1 लाख के 1 लाख एक वक्त में ही मंगवा लें, 100 करके रोज मंगवा रहे हो, 10 हजार करके 10 दफा मंगवा लें, 5 हजार करके 20 दफा मंगवा लें, 20 हजार करके 5 दफा मंगवा लें, 50 हजार करके 2 दफा मंगवा लें। यह फैसला करने लगे हैं कि एक वक्त में कितने खरीदेंगे, और जो फैसला कर लिया फिर पूरा साल वही फॉलो होगा। दोबारा, हम एक साल के शुरू में खड़े हैं और टोटल रिक्वायरमेंट
क्वांटिटेटिव, ये हम कैलकुलेट कर चुके हुए हैं। हम साल के शुरू में खड़े हैं और ये अपनी इन्वेंट्री रिलेटेड टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कर चुके हुए हैं। और अब हम ये डिसाइड करने लगे हैं कि एक वक्त में कितनी क्वांटिटी परचेज किया करेंगे। एक वक्त में कितनी क्वांटिटी ऑर्डर किया करेंगे, कितनी क्वांटिटी परचेज किया करेंगे, और एक बार ये क्वांटिटी हमने कैलकुलेट कर ली तो फिर इसी को एज अ पॉलिसी फॉलो करेंगे। यानी अगर अभी मैनेजमेंट ये फैसला कर लेती है ना कि बस 10-10 हजार यूनिट्स एक दफा, तो इसका मतलब है हम हर दफा 10-10 मंगवाया करेंगे। तो हम ये ऑर्डर क्वांटिटी डिसाइड करने वाले हैं। दोबारा हम साल के शुरू में खड़े हैं, टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट जो खरीदनी है वो कैलकुलेट कर चुके हैं और ये डिसाइड करने लगे हैं कि एक वक्त में कितने यूनिट्स खरीदेंगे। अब एक बार ये पता चल गया कि ये डिसाइड कर लिया कि हमने ऑर्डर क्वांटिटी क्या रखनी है, तो बस थ्रू आउट द ईयर वो फॉलो हुआ करेगी फिर, यानी वो पॉलिसी बन जाएगी हमारी और वो फिर फॉलो हुआ करेगी। करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी, लेकिन अभी हम जो कैलकुलेशंस करने लगे ना, वो उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि हम साल के शुरू में खड़े हैं, टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कर चुके हुए हैं और ऑर्डर क्वांटिटी डिसाइड करने लगे हैं। इसको ऑर्डर साइज भी कहते हैं, और फिर वही फॉलो किया करेंगे एज अ पॉलिसी। ऑर्डर साइज भी कहते हैं इसको, ओक्यू को, इसको मैं ओक्यू का करूंगा इंदा, ओक्यू, ऑर्डर क्वांटिटी ओक्यू। अच्छा, तो इसमें डिसीजन मेकिंग कहां से आ गई? ये डिसीजन ही है ना कि एक वक्त में 10,000 यूनिट खरीदेंगे, तो डिसीजन है। तो इन्वेंट्री से रिलेटेड, ऑर्डर क्वांटिटी से रिलेटेड डिसीजन करने लगे। ये चैप्टर का पहला हिस्सा है। हाँ जी, ये सारी कहानी लिख ली। अभी जो मैं आपको मिसालें दे रहा था कि कितने पेपर पढ़ने ऑटम 24 में, इसके लिए क्या क्या फैक्टर कंसीडर कर रहे होंगे। पहली मिसाल का जो जवाब आपने दिया था उसमें नॉन फाइनेंशियल फैक्टर भी थे। फिर मैंने जब मिसाल रिवाइज की तो अब की बार सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर्स पूछे थे और उनमें भी सब खर्चे खर्चे ही थे। तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा डिसीजन का कि आप वो ऑप्शन चूज करेंगे जिसमें खर्चा कम से कम होगा। तो इन्वेंट्री से रिलेटेड डिसीजन कि कितने खरीदने हैं, कितने कितने करके खरीदने हैं, इस डिसीजन में खर्चे ही इन्वॉल्व होंगे कि कोई इनकम भी इन्वॉल्व होगी? खर्चे खर्चे इन्वॉल्व हैं। तो इसके बारे में हम जो भी डिसाइड करेंगे ना, वो हम सब के सब इन्वेंट्री रिलेटेड खर्चों की बेस पे डिसाइड करेंगे। इन्वेंट्री से रिलेटेड जो खर्चे हैं, ये डिसीजन इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट। अच्छा, मैं ना इन्वेंट्री जब कह रहा हूं तो मेरा मतलब यहां क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है, तब टोटल रॉ मटेरियल की बात हो रही है। पूरे साल में जितना रॉ मटेरियल खरीदेंगे, पूरे साल में जितनी गुड्स खरीदेंगे, उसकी बात हो रही है। तो जो इन्वेंट्री से रिलेटेड खर्चे हैं उनकी बेस पे डिसीजन होगा और डिसीजन का ऑब्जेक्टिव होगा मिनिमाइज कॉस्ट। हम जो भी डिसीजन करेंगे उसके लिए हम इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट से कंसीडर कर रहे होंगे और हमारे डिसीजन का ऑब्जेक्टिव होगा कि खर्चे कम से कम होने चाहिए। इनकम किधर आ गई इसमें? हम वो फैसला करेंगे जहां हमारा खर्चा कम हो। इसमें इनकम किधर आ गई? तो खर्चा कम हो तो इनकम होती है। हम कम खर्चे को प्रेफर करेंगे, तो कम खर्चे को प्रेफर करेंगे ना, इनकम कहां आ रही है इसमें?
ट्रेडिंग बिजनेस हो तो उसने गुड्स खरीदनी है, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो तो उसने रॉ मटेरियल खरीदना है। ऑर्डर क्वांटिटी की बात समझ आई ना? ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? खरीदने की बात हो रही है। तो ऑर्डर क्वांटिटी है जो एक वक्त में हम जितने यूनिट्स खरीदेंगे, ये बात हो रही है इस वक्त कि एक वक्त में कितने यूनिट्स खरीदेंगे। तो हमने जो भी डिसीजन मेकिंग करनी है वो इन्वेंटरी रिलेटेड कॉस्ट्स को कंसीडर करनी है और इस डिसीजन का मकसद होगा कि खर्चे कम से कम होने चाहिए। अब ये इन्वेंटरी रिलेटेड कॉस्ट्स होती क्या है? ये जिन बुजुर्गों ने टॉपिक के फार्मूले बनाए ना, उन्होंने इन्वेंटरी से रिलेटेड सारे खर्चों को 3 हेड्स में बांटा हुआ। एक होती है परचेज कॉस्ट, एक होती है ऑर्डर कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं, लेकिन एंगी लगाना है ना तो बस ऑर्डर कॉस्ट, और एक होती है इसको कैरिंग कॉस्ट भी कहते हैं और होल्डिंग कॉस्ट भी कहते हैं। दोनों वर्ड इस्तेमाल होते हैं, मैं दोनों ही लिख देता हूं, होल्डिंग कॉस्ट और इसको कैरिंग कॉस्ट भी कहते हैं। ज्यादा वैसे मैं पढ़ाते हुए ना होल्डिंग कॉस्ट यूज करूंगा। तो परचेज कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट, इन्वेंटरी रिलेटेड खर्चों को इन टाइप्स में बांटते हैं। एक और भी है, लेकिन मैं अभी ना जिक्र सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि वो भी इन्वेंटरी रिलेटेड कॉस्ट ही है, वो होती है स्टॉक आउट कॉस्ट। लेकिन ये मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ये हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के पार्ट बी में। जब इस चैप्टर का पार्ट बी करूंगा ना तब करेंगे इसको डिस्कस। अभी मैंने सिर्फ लिख दिया है स्टॉक आउट कॉस्ट के, ये भी इन्वेंटरी रिलेटेड कॉस्ट है, लेकिन हम इसको नहीं कर रहे हैं अभी डिस्कस। हम इस वक्त 3 काली काली कॉस्ट डिस्कस कर रहे हैं, परचेज कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट। ये सब मिटा दूं। हमने इन्वेंटरी मैनेजमेंट में ना पढ़नी है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग पढ़नी है 2 तरह की, एक डिसीजन मेकिंग ऑर्डर क्वांटिटी से रिलेटेड है, एक डिसीजन मेकिंग इन्वेंटरी लेवल से रिलेटेड है। इन्वेंटरी लेवल क्या होते हैं अभी नहीं बताए, तब बताऊंगा। ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है कि एक वक्त में जब परचेज करेंगे तो कितने यूनिट्स का ऑर्डर देंगे। अब हम ये फैसला पढ़ने लगे हैं कि एक वक्त में कितने यूनिट्स का ऑर्डर दें, ये टॉपिक पढ़ने लगे हैं, तो उसको मैंने कह दिया डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग ओक्यू। इसमें यह बात की है कि यहां पर जो भी डिसीजन का तरीका हम सोचेंगे वो बेस्ड होगा इन्वेंटरी रिलेटेड कॉस्ट, जो कि ये होती है, और इस सारी कहानी का ऑब्जेक्टिव क्या है? खर्चा कम से कम करना है। अच्छा, अब ना मैं करना ही लगाऊं कि ये तीनों बताऊंगा और वो बताऊंगा इस तरह से कि इन तीनों का कॉन्सेप्ट दूंगा। वो कॉन्सेप्ट आपने अपनी जबान में लिखना है। उसके बाद मैं इनकी मशहूर मशहूर एग्जांपल्स की लिस्ट भी लिख दूंगा जो आपको सवालों में काम आएंगी। तो पहले इनका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जो मैं उर्दू में बताऊंगा जबानी, वो आपने फिर अपनी जबान में खुद ही लिखना है। स्टोर में अगर ट्रेडिंग बिजनेस हो तो मैं गुड्स के स्टोर की बात कर रहा हूं। अच्छा, अभी जो हमने पार्ट ए शुरू किया ना ऑर्डर क्वांटिटी, हम गुड्स मैन्युफैक्चर करने की बात कर रहे हैं कि परचेज करने। परचेज, अभी सारी डिस्कशन परचेज की हो रही है। ट्रेडिंग बिजनेस का सवाल है तो गुड्स खरीदनी है, मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है तो रॉ मटेरियल खरीदना है। अभी सारी बातें खरीदने की हो रही है। स्टोर में जो चीजें, चाहे वो रॉ मटेरियल है चाहे वो गुड्स, स्टोर में आके पड़ी रहती हैं जब तक यहां से इशू नहीं हो जाती। तो अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो यहां से इशू होके सेल हो रही होंगी, रॉ मटेरियल है तो प्रोडक्शन में जा रही होंगी। तो इस वक्त ये स्टोर की बात हो रही है जिसमें गुड्स पहुंचती हैं परचेज होके, या मटेरियल पहुंचता है परचेज होके। अब परचेज होके पहुंचने का प्रोसीजर क्या है? एक होता है परचेज डिपार्टमेंट, इसको प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट भी कहते हैं। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट या परचेज डिपार्टमेंट एक ही बात है। इसका काम होता है सप्लायर से कांटेक्ट करना, नेगोशिएट करना, चीजें खरीद के यहां तक पहुंचाना। ये इस डिपार्टमेंट की जिंदगी का मकसद है। तो इन लोगों ने सप्लायर से कांटेक्ट करना है और नेगोशिएट करके ऑर्डर प्लेस करना है, और फिर सप्लायर की दुकान से चीजें यहां तक लानी है। इस डिपार्टमेंट का काम है सप्लायर से कांटेक्ट करना, नेगोशिएट करना और ऑर्डर प्लेस कर देना, और फिर सप्लायर के पास से वो चीजों को यहां तक लेकर आना। अब इस सारी मेहनत के अंदर खर्चे कहां कहां इन्वॉल्व हो रहे हैं? नहीं, शुरू से करते हैं। परचेज डिपार्टमेंट में कौन से खर्चे हो रहे हैं? उस डिपार्टमेंट के लोगों की सैलरीज होंगी, ठीक है। कम्युनिकेशन का खर्चा होगा, ऑर्डर प्लेस करना खर्चा है, और कौन सा खर्चा है? खरीदना नहीं है,
चुरा के नहीं लाना, खरीद के लाना है। तो खरीद रहे, अरे परचेज प्राइस तो पे कर लें, परचेज प्राइस पे होगी ना, हो गया खर्चा, टैक्सेस भी हो गए, आगे अब उसको ट्रांसपोर्ट करके यहां तक लाना है, और जब तक वो इन्वेंट्री रहेगी तब तक उसको संभाल के भी रखना है, तो स्टोर के भी बहुत सारे खर्चे होंगे। तो इस वक्त हम इन सारे खर्चों को 3 हेड्स में बांटने लगे हैं। स्टोर के सारे खर्चों को क्या कहेंगे? होल्डिंग कॉस्ट। ये तो बड़ा आसान था। होल्डिंग कॉस्ट का मतलब है स्टोर के सारे खर्चे, और ये खर्चे कब से शुरू होंगे? जब स्टोर में चीजें एंटर हो जाएंगी। परचेज कॉस्ट होगी, सिर्फ अकाउंटिंग की बात नहीं हो रही यहां पर, इस टॉपिक में परचेज कॉस्ट ओनली मींस परचेज प्राइस, जस्ट इनवॉइस वैल्यू। होल्डिंग कॉस्ट स्टोर के सारे खर्चे, इतना लिख लें पहले। मैंने ना करना यह है कि इन तीनों का कॉन्सेप्ट बताना है, वो कॉन्सेप्ट आप अपने अल्फाज में लिखेंगे, फिर मैंने इन तीनों की मशहूर एग्जांपल्स की लिस्ट बना के देनी है जो सवालों में काम आएगी। तो पहले मैंने सबसे आसान चीज बताई है होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट का मतलब है स्टोर के होने वाले सारे खर्चे। और परचेज कॉस्ट में सिर्फ इनवॉइस वैल्यू है बस। हाँ, इनवॉइस वैल्यू ना, उसमें परचेज प्राइस, टैक्सेस, ड्यूटी सब। परचेज कॉस्ट में सिर्फ इनवॉइस वैल्यू है बस। उसके अलावा ये जो सारी मेहनत है, ये सारी मेहनत, ये नहीं, एक बार मटेरियल या गुड्स स्टोर में एंटर हो गए, फिर स्टोर के खर्चे होल्डिंग कॉस्ट हैं। इस सारी मेहनत में यानी परचेज डिपार्टमेंट के अपने खर्चे, सप्लायर से कांटेक्ट करना, कम्युनिकेशन करना, ऑर्डर प्लेस करना, और खरीद के ट्रांसपोर्ट करके यहां तक लाना, ये सारा खर्चा ऑर्डर कॉस्ट है। ये सब ऑर्डर कॉस्ट है, ये सारी होल्डिंग कॉस्ट है। लॉस यानी कुछ यूनिट्स खराब हो जाए, नहीं, उन खराब हुए यूनिट्स को ना, थोड़ा सा जल्दी है ये सवाल, जब मैं इन सवालों में आपको एनुअल डिमांड कैलकुलेट करना बताऊंगा और उसमें लॉसेस को इनकॉर्पोरेट करना बताऊंगा, तब वो उसमें कवर हो जाएगा, उसको हम अलग से कॉस्ट नहीं कहेंगे। हाँ, रास्ते की इंश्योरेंस करवाना, तो वो जरूर सब ऑर्डर कॉस्ट है। तो ऑर्डर कॉस्ट में आएंगे ये जो सारा मैंने लाल बनाया है, परचेज डिपार्टमेंट के खर्चे, सप्लायर से कांटेक्ट करना, ऑर्डर प्लेस करना, मतलब सारी कम्युनिकेशन, और चीजों को फिजिकली लेके स्टोर तक आना, ये सारा का सारा खर्चा ऑर्डर कॉस्ट में कवर होता है। क्या जी, क्या करूं उसको? ये क्या है? कहां से लिया कागज? ये इंट्रो से को कागज दिया? अच्छा, एक नसीहत ये है कि आपने ना, नहीं इस टॉपिक को पढ़ते हुए ना अकाउंटिंग मिक्स नहीं करनी, यानी इसमें आपने अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट मिक्स नहीं करने। इससे मुराद ये है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो परचेज कॉस्ट में ही ऐड होता, वो इन्वेंटरी वैल्यूएशन होता है ना, वो यहां मिक्स नहीं करना। यहां पर हम जिस एतबार से ये टाइप्स बना रहे हैं वो सिर्फ इस चैप्टर के अंदर काम आनी है, तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन परचेज कॉस्ट का हिस्सा नहीं है, फिर किसका हिस्सा है? ऑर्डर कॉस्ट का हिस्सा है। तो इसलिए जो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट हैं वो फिलहाल इस चैप्टर में मिक्स ना करिएगा। क्या जी? ऑर्डर कॉस्ट से परचेज कॉस्ट आती तो मैं इसको अलग क्यों लिखता? अलग है ना परचेज। नहीं देखो, सप्लायर से इधर रखा है मैंने, ये दरवाजे के अंदर जाके सप्लायर को जो पैसे दे रहे हैं वो इस दायरे के अंदर नहीं है। खैर जाए आज, ये लो। हाँ जी बोलिए। ये मैं अभी लिस्ट में बताता हूँ, एग्जांपल्स लिस्ट में शामिल करता हूँ। ये भी थोड़ा जल्दी है सवाल, पहले सवालों की प्रैक्टिस में सारी वैरायटी आ जाए ना, थोड़ा सा जरा कॉन्सेप्चुअल स्ट्रांग हो जाए, फिर पूछिएगा ये बात, अभी जल्दी है। होल्डिंग कॉस्ट स्टोर के सारे खर्चे, परचेज कॉस्ट इनवॉइस वैल्यू, और ऑर्डर कॉस्ट ये बाकी सारे क्या हैं? परचेज डिपार्टमेंट के खर्चे हैं, सप्लायर से कम्युनिकेशन के खर्चे हैं, और गुड्स या मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करके स्टोर तक लाने के खर्चे हैं। एक बार स्टोर की दहलीज पार हो गई तो फिर होल्डिंग कॉस्ट शुरू हो गई। अब इनकी मैं बताता हूं एग्जांपल्स। परचेज कॉस्ट में तो आ जाएगी उन गुड्स की परचेज वैल्यू, परचेज प्राइस कह लें, और ये अगर कोई डिस्काउंट वगैरह है तो नेट ऑफ डिस्काउंट, और इसके अलावा नॉन रिफंडेबल टैक्सेस और ड्यूटीज। बस परचेज कॉस्ट में ये शामिल है। ये जो ड्यूटीज और टैक्सेस लगते हैं ये भी गवर्नमेंट वाले हमें इसीलिए लगाते हैं कि हम चीज खरीद रहे हैं, तो ये परचेज का हिस्सा है, परचेज कॉस्ट।
ऑर्डर कॉस्ट, ये एग्जांपल्स हैं, कंप्लीट लिस्ट नहीं है, मशहूर आइटम्स लिख रहा हूँ। किसकी जरूरत हो? लाइसेंस चाहिए। लाइसेंस किस चीज का चाहिए? वो बिजनेस करने का लाइसेंस होगा ना। क्या चीज खरीदना चाह रहे इसका लाइसेंस चाहिए होता है? हराम हराम। हाँ जी, ये भी तो लाने ले जाने के लिए है ना। हाँ जी, ऑर्डर कॉस्ट की बताएं मिसालें। ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, इंश्योरेंस में भी ना मैं ये वर्ड मेंशन कर रहा हूं, ट्रांजिट इंश्योरेंस। ट्रांजिट, क्योंकि एक बार हम स्टोर में चीजें ले आए तो स्टोर में पड़े रहने की भी इंश्योरेंस करानी पड़ती है। हो सकता है कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग जाए, चोरी हो जाए, उसकी भी इंश्योरेंस करानी होती है। वो रास्ते का खर्चा नहीं है, तो इसलिए ट्रांजिट इंश्योरेंस। और कोई मिसाल? कमीशन किसको? कोई ब्रोकर हो सकता है, कोई एजेंट हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। परचेज कमीशन, जो परचेज डिपार्टमेंट के खर्चे हैं, इनको सैलरीज की बजाय मैं कह देता हूं कि परचेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट। फिर इसके अलावा एक नाम मिला करेगा सवालों में, ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट। हाँ, किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं? मतलब फिक्र किस बात की हो रही है? इस बात की हो रही है कि सारे खर्चों को कंसिडर कर रहे हैं कि नहीं करना, ये पूछ रहे हो? एक बार ना मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि ये होती क्या है, फिर इसकी अगली बात ये करूंगा कि हमने डिसीजन मेकिंग में सिर्फ रेलेवेंट कॉस्ट यूज करनी है। कुछ सवालों में ये रेलेवेंट होगी, कुछ में नहीं होगी, कुछ में ये रेलेवेंट होगी, कुछ में रेलेवेंट नहीं होगी। तो मैं अभी इस वक्त रेलेवेंट की बात नहीं कर रहा, मैं अभी सिर्फ खर्चों की मिसालें बता रहा हूं। परचेज कमीशन हो सकता है किसी एजेंट के थ्रू, ब्रोकर के थ्रू खरीदते हो। हाँ जी, ऑर्डर प्लेसमेंट हो सकता है कि एक कागज पे प्रिंट निकलता हो और वो कोरियर होता हो, तो उसके चार्जेस। और क्या हो सकता है? कोई कम्युनिकेशन कॉस्ट हो सकती है। एक मिनट है जी, अरे मैं देखो मुख्तलिफ मिसालें बता रहा हूं जो सवालों में नाम यूज हो सकते हैं जी। इंस्पेक्शन कॉस्ट हो सकती है, लोडिंग अनलोडिंग हो सकती है, उसको हैंडलिंग कह लेता हूं मैं। इंस्पेक्शन, ये क्यों भाई? खरीद के लाएंगे तो हो सकता है कोई इंस्पेक्शन करते हो, खराब चीजें ना आ जाए। इंस्टॉल क्या करना है लाके? इंस्टॉल थोड़ी करना है, हम इन्वेंटरी खरीद रहे हैं ना, इंस्टॉल क्यों करनी है? रॉ मटेरियल या गुड्स खरीद के ला रहे हैं ना, बेचने के लिए ला रहे हैं, तो इंस्टॉल थोड़ी करनी है जी। और कोई मिसाल? नहीं, वगैरह वगैरह तो अच्छी मिसाल है। टेस्टिंग किस बात की? किस बात की टेस्टिंग करनी है? इंस्पेक्शन कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट। ये मैंने हैंडलिंग, ये मैंने ना हैंडलिंग कॉस्ट लिखा है, आप इसकी जगह पर लोडिंग अनलोडिंग भी कह सकते हैं, है जी। क्लियरिंग चार्जेस भी हो सकते हैं। मैं इसको कह देता हूं इंपोर्ट रिलेटेड है, ठीक है। इंपोर्ट रिलेटेड कॉस्ट, क्लियरिंग चार्जेस वगैरह। फाइन पेनल्टी, वो तो अभी तो नहीं हुआ ना, अभी तो हम साल के शुरू में प्लानिंग कर रहे हैं सारी। अच्छा, फिर भी कुछ दो चार मिसालों की जगह रख लें, हो सकता है कोई बहुत प्यारी सी मिसाल बाद में दिमाग में आ जाए। होल्डिंग जी, फ्री सैंपल्स बताएं, इसमें कहां है? मतलब हम कस्टमर्स को जो देंगे, हम तो अभी सिर्फ खरीद के स्टोर में लाने की बात कर रहे हैं ना, स्टोर में संभाले रखने की बात कर रहे हैं। और होल्डिंग कॉस्ट में क्या होगा? रेंट होगा, और इसको मैं और कह देता हूं स्टोरेज कॉस्ट कवर्ड भी मिल सकता है। इसी से मिलती जुलती एक चीज हो सकती है वेयर हाउसिंग कॉस्ट, फिर वहां के यूटिलिटीज हो सकती हैं स्टोर की, इंश्योरेंस हो सकती है। ये ट्रांजिट इंश्योरेंस नहीं है, ये यहां स्टोर में लाने के बाद संभाले रखने का है। मिसाल के तौर पे फायर इंश्योरेंस, कि स्टोर में अगर कोई नुकसान पहुंच गया तो। सिक्योरिटी रिलेटेड कॉस्ट हो सकती हैं। टैक्स कौन सा? स्टोर का रेंट, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस कह ले। हाँ जी, और कुछ? यहां से लिख के बता। हाँ, लिखता हूं। मैं तो पहले कह रहा हूं कि आप सोच के बताइए, थोड़ी किताब से देख के बताइए। हाँ जी, होल्डिंग कॉस्ट, स्टोर के सारे खर्चे, सैलरीज, वो मैंने कह दिया। अच्छा चले, स्टोर रिलेटेड कॉस्ट हो गई, स्टोर स्टाफ की सैलरी हो सकती है, बिल्कुल, फॉर एग्जांपल सैलरीज, बिल्कुल ठीक है। यानी स्टोर के सारे खर्चे।
और इनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट मिसाल, सबसे खैर इंपॉर्टेंट नहीं है तो ज्यादा इसको चढ़ा दिया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट मिसाल है, वो है इंटरेस्ट कॉस्ट। ये कहां से आ गई? अच्छा, इसके और नाम भी पहले बता देता हूं। ये फाइनेंस कॉस्ट भी हो सकती है, और नहीं अनवाइंडिंग नहीं, अनवाइंडिंग अनवाइंडिंग कौन कह रहा है? क्यों अनवाइंडिंग क्यों? इंटरेस्ट कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स, लेकिन ज्यादातर ये इंटरेस्ट कॉस्ट और फाइनेंस कॉस्ट ही होगी। वो तो पीपी है, उनकी फ्यूल मेंटेनेंस, फ्यूल हो गया, वो ट्रांसपोर्टेशन ही होगी ना। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन वैसे भी इस टॉपिक में वो रेलेवेंट ही नहीं होनी, तो मैंने उसकी मिसाल भी नहीं लिखी। हाँ जी, किधर है, कौन है? पेरिश क्या? पेरिशेबल हो, देखो चाहे गुड्स या मटेरियल रास्ते में खराब हो जाए, चाहे स्टोर में खराब हो जाए, इसको ना मैं कवर करूंगा जब आपको एनुअल डिमांड बताऊंगा, वो उसमें कवर हो जाएगी। रखनी है स्टोर में, तो कितने दिन के लिए रखनी है? डेप्रिसिएशन वैसे भी इस टॉपिक में वो रेलेवेंट ही नहीं होनी, तो मैंने उसकी मिसाल भी नहीं लिखी। हाँ जी, किधर है, कौन है? पेरिश क्या? पेरिशेबल हो, देखो चाहे गुड्स या मटेरियल रास्ते में खराब हो जाए, चाहे स्टोर में खराब हो जाए, इसको ना मैं कवर करूंगा जब आपको एनुअल डिमांड बताऊंगा, वो उसमें कवर हो जाएगी। तो पेरिश भी वही चीज है ना, खराब हो जाएंगे। चले, यही है मेन होल्डिंग कॉस्ट। अच्छा, इसको होल्डिंग कॉस्ट क्यों कहा? हाँ जी, हमने अगर इन्वेंट्री रखनी है स्टोर में, तो कितने दिन के लिए रखनी है? जब बिक जाएगी तो स्टोर खाली, ताला लगा के घर चले जाएंगे, फिर और इन्वेंट्री आ जाएगी। यानी हमारे स्टोर में इन्वेंट्री हर वक्त तकरीबन मौजूद रहेगी, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन ऑन एन एवरेज, मिसाल के तौर पे ऑन एन एवरेज हर वक्त 1 मिलियन रुपीस की इन्वेंट्री पड़ी रहा करेगी। तो इन्वेंट्री खरीदने पे पैसे लगे हुए, तो हमारे पास तो पैसे ही नहीं थे, तो हमने फिर यकीनन कहीं से लोन लेके इन्वेंट्री खरीदी हुई, और जब तक इन्वेंट्री पड़ी रहेगी हम लोन वापस नहीं कर सकते। इन्वेंट्री पे इंटरेस्ट नहीं पड़ रहा, इन्वेंट्री पे नहीं इंटरेस्ट पड़ रहा, हमने इन्वेंट्री स्टोर में रखी हुई है, तो हमारा पैसा स्टक है। इन्वेंट्री बिकेगी तो पैसा आएगा, तो लोन वापस करेंगे। जब तक इन्वेंट्री पड़ी हुई है, नहीं बिक रही है, लोन वापस नहीं हो पा रहा, इंटरेस्ट पड़ता जा रहा है, तो इसलिए इंटरेस्ट इज अ होल्डिंग कॉस्ट। क्या जी? नहीं, परचेज हम लोन अमाउंट से ही कर रहे होंगे, लेकिन इंटरेस्ट क्यों पड़ता चला जा रहा है? क्योंकि इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी हुई है, जब तक पड़ी रहेगी तब तक पैसा हम लोन का वापस नहीं कर पाएंगे और इंटरेस्ट पड़ता रहेगा, इसलिए होल्डिंग का खर्चा। वो एमएफए लेवल की बात है, उसमें इन्वेंट्री और क्रेडिटर सब आ जाते हैं, तो वो एमएफए लेवल की बात है। ये एमएफए लेवल की बात है कि हम उधार पे इन्वेंट्री खरीद रहे हैं, तो क्या ये एमएफए में वर्किंग कैपिटल में पड़ेंगे जाके, अभी बस कैश पे खरीद रहे हैं। और चलो अगर कहीं किसी वजह से सवाल में लिखा आ भी गया कि क्रेडिट पे खरीदते हैं, तो भी आपने इस बात को ऐसे ही याद रखना है, क्योंकि इसकी जो कंप्लीट पिक्चर है वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आएगी एमएफए में, तो वो कॉस्ट पास करेंगे तो आएंगे। और किसी को कोई मिसाल पूछनी हो तो बताएं, देखते हैं कहां लिखना है किसी लिस्ट में। कोई मिसाल आ रही हो किसी को? टेम्परेचर, हाँ, तो वो जो एसी लगाया हुआ है, आप उस एसी का पूछ रहे हैं? एसी का पूछ रहे हैं, वो तो पीपी है ना यार, वो सब स्टोर रिलेटेड सारे खर्चे, स्टोर रिलेटेड सारे खर्चे, यूटिलिटीज।
हमने डिसीजन मेकिंग करनी है कॉस्ट से रिलेटेड, इन्वेंटरी रिलेटेड, कॉस्ट से रिलेटेड। और इस टॉपिक का मैंने अभी बैकग्राउंड बताया था कि हम खड़े हैं कहां, साल के शुरू में, और क्या कैलकुलेट कर चुके हैं, टोटल क्या, एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल, यानी जो भी हमारा डिसीजन होगा वो पूरे साल के हिसाब से होगा। तो डिसीजन मेकिंग करनी कैसे है वो तो बात की बात है, पहले हम टोटल कॉस्ट फॉर द ईयर तो निकाल लें। ऑब्जेक्टिव क्या है डिसीजन मेकिंग का, ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग का क्या, खर्चे कम से कम हो। तो खर्चे हो कितने कैलकुलेट तो कर सकते हो, ये फार्मूला ये आप ही ड्राइव करके बताएंगे यहां, टोटल परचेज कॉस्ट फॉर द ईयर। थक गए हैं, नींद आ रही। अगर परचेज कॉस्ट पर यूनिट पता है तो टोटल परचेजेस फॉर द ईयर कैसे निकलेंगे, परचेज कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, क्या कब, पूरे ईयर में। तो इसका फार्मूला होगा परचेज कॉस्ट पर यूनिट इनटू, एक टर्म इस्तेमाल किया करेंगे हम इस टॉपिक में, एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड यानी साल में कितने टोटल यूनिट्स हम खरीदना चाहते हैं, इससे निकलेंगी टोटल परचेज कॉस्ट फॉर द ईयर। अगर मल्टीपल भी हुए तो ये सारी डिसीजन मेकिंग हर प्रोडक्ट की अलग अलग होगी, हमें तो कोई एक प्रोडक्ट ही पूछेगा ना। अब अभी इस टॉपिक में यानी एक ही रहेगी, मतलब कम ज्यादा। हम 2024 के शुरू में खड़े हैं और हमने प्लान किया है कि 2024 में 50,000 यूनिट खरीदने हैं। आप बताएं, हाँ कम ज्यादा से क्या मुराद है, तो जून जुलाई आएगा तो तब की बात है ना। अभी इस टॉपिक, अभी मैंने शुरू में ही एक बात बताई है, इस टॉपिक के शुरू में बताया कि हम इस टॉपिक को करते हुए कहां खड़े हैं, साल के शुरू में। अभी साल के शुरू में खड़े हैं और हमने इस साल के बारे में ये एस्टीमेट लगाया कि एक यूनिट इतने का होगा। तो अब टोटल ऑर्डर कॉस्ट फॉर द ईयर निकाल रहे हैं। अगर ये पता हो कि एक ऑर्डर प्लेस करने पे नहीं, एक ऑर्डर पूरा एग्जीक्यूट होने पे, क्या मुराद है इससे, ऑर्डर प्लेस करने से लेके स्टोर पहुंचने तक ये पूरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होना है। अगर ये पता चल जाए कि एक ऑर्डर एग्जीक्यूट होने में इतने रुपए लगते हैं तो टोटल ऑर्डर कॉस्ट फॉर द ईयर नंबर ऑफ ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर दें। देखो कितनी आसान सी बात है, ऑर्डर कॉस्ट पर यूनिट, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स फॉर द ईयर या ड्यूरिंग द ईयर। क्या करूं, चलो फॉर द ईयर। नहीं ऐसा नहीं होता ना, परचेज डिपार्टमेंट और होता है और स्टोर डिपार्टमेंट और होता है। आप हैंडलिंग किस चीज को कह रहे हैं, कि लोडिंग अनलोडिंग? नहीं परचेज डिपार्टमेंट और होगा, उनकी और एक्सपर्टीज है, उन लोगों की एक्सपर्टीज और है ना, उन्होंने जाके सप्लायर्स, उन्होंने पूरी मार्केट फिरनी होती है, उन्होंने अच्छे सप्लायर ढूंढने होते हैं, नेगोशिएट करना होता है। वो हर वक्त तो स्टोर में नहीं बैठे रह सकते ना, तो स्टोर डिपार्टमेंट के लोग अलग हैं, परचेज डिपार्टमेंट के अलग हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स का भी अगर फार्मूला बनाना चाहें,
अच्छा, फिर इस टॉपिक के शुरू पे ला रहा हूं। हम इस टॉपिक के शुरू में अभी जो मैंने बात की थी, कहां खड़े हैं? साल के शुरू में, और एनुअल रिक्वायरमेंट डिसाइड हो चुकी, और जो हम ऑर्डर क्वांटिटी डिसाइड करेंगे वो फिर एज अ पॉलिसी फॉलो होगी। यानी अगर ये तय हो गया कि एक वक्त में 10,000 यूनिट्स, तो फिर हर दफा 10,000 यूनिट्स। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स का कोई फार्मूला बन सकता है? एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय, देखिए अगर हमने पूरे साल में 1,00,000 यूनिट्स खरीदने हैं और ये फैसला हो जाता है कि 10-10 हजार करके खरीदने, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलेंगे? एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलेंगे? एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय एक ऑर्डर में कितने यूनिट्स हैं। तो ये जो नंबर ऑफ ऑर्डर थे ये इट सेल्फ निकलेगा एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय OQ। हाँ, क्यों चेंज हो गई? हाँ, अच्छा मैंने एक बात बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं, पता नहीं वो क्यों नहीं हजम हो पा रही है, मैं दोबारा कोशिश करता हूं। इस टॉपिक में हम अभी कहां खड़े हैं? साल के शुरू में खड़े हैं। एनुअल रिक्वायरमेंट डिसाइड हो चुकी, और क्या फैसला करने लगे हैं कि एक वक्त में कितने ऑर्डर प्लेस करेंगे, जिसको OQ कहेंगे, और जो भी OQ डिसाइड हो गया वो एज अ पॉलिसी पूरा साल फॉलो होगा। तो अगर कुछ दिन बाद चेंज हो गई तो क्या होगा? अगर महंगा हो गया तो अब क्या करें? अब क्या होगा? तो ये तक नहीं पहुंच रहे हैं अभी हम अभी साल के शुरू में हैं, और सब हम अंदाजे ही लगा रहे हैं। तो एनुअल डिमांड को डिवाइड करते हैं अगर OQ से, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे। और ये जो मैंने अभी बस एक फार्मूला और लिखना है, बस खत्म कर रहा हूं क्लास। एक फार्मूला लिखना है, उस फार्मूले को समझाने में 15 मिनट लगेंगे, लेकिन बस एक फार्मूला और लिख रहा हूं, कोई बात नहीं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल टू एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय OQ। और अभी मैंने एक बात की थी कि एक ऑर्डर से क्या मुराद है? एक ऑर्डर मतलब पूरा ऑर्डर एग्जीक्यूट करना, खरीदने से लेके स्टोर में चीजें पहुंचाना, ये एक ऑर्डर है। बस जबानी याद हो गई बात, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। एक ऑर्डर का मतलब क्या है? एक ऑर्डर का मतलब है ऑर्डर एग्जीक्यूट होना, यानी खरीदने से लेके, खरीदने का ऑर्डर दे दिया, फिर स्टोर में चीजें पहुंच गई, ये एक ऑर्डर है। फिर दोबारा ऑर्डर दिया, फिर चीजें स्टोर तक पहुंची, ये दूसरा ऑर्डर है। तो एक ऑर्डर का मतलब है ऑर्डर प्लेस करने से लेके स्टोर तक चीजें पहुंच जाना। ऑर्डर प्लेस हुआ, खरीदी, ला के स्टोर में पहुंचा दी, ये एक ऑर्डर हो गया। ठीक है। तीसरा फार्मूला, टोटल होल्डिंग कॉस्ट फॉर द ईयर। अच्छा, जिनको अभी थोड़ी थोड़ी परेशानियां रह रही है ना, जब इनके सवाल करूंगा तो वो परेशानियां हो जाएंगी सेटल। बस आखिरी फार्मूला, रेशोज पढ़ चुके, जो FR 1 पढ़ चुके या पढ़ रहे हैं, रेशोज पढ़ चुके। एवरेज इन्वेंट्री का क्या कॉन्सेप्ट है? नहीं, वो तो कैलकुलेट कर लिया ना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड, वो तो कैलकुलेट कर लिया। इंटरप्रिटेशन क्या है इसकी? पूरे साल में किसी भी वक्त स्टोर में देखते तो इतनी इन्वेंट्री मौजूद होती। अगर इस सेशन की एवरेज क्लास अटेंडेंस 100 यूनिट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स, एक ही बात है, रॉ मटेरियल के यूनिट्स हैं। तो अगर बल्कि वर्किंग प्रोसेस, अगर, अच्छा भाई फिनिश गुड्स हैं, गलती हो गई मेरे से, यूनिट्स निकल गया मेरे मुंह से, स्टूडेंट्स हैं। तो अगर एक सेशन की क्लास की एवरेज अटेंडेंस 100 स्टूडेंट्स है, तो इसका क्या मतलब है कि पूरे सेशन में हर रोज 100 स्टूडेंट्स होते थे। अब इसी बात को मैं एक डिफरेंट जुमले से बोलूंगा, पहली बात दोबारा बता रहा हूं। इस पूरे सेशन की 4 महीने का सेशन, एवरेज अटेंडेंस 100 स्टूडेंट्स का मतलब हर रोज 100 स्टूडेंट्स मौजूद होते थे। अब मैं इसी को एक और तरीके से बोलने लगा हूं, 100 स्टूडेंट्स पूरा सेशन क्लास में बैठे रहे, है ना? चलिए अब मैं इसको स्टॉक से बदल देता हूं। एवरेज इन्वेंट्री, अगर पूरे ईयर की एवरेज इन्वेंट्री 10,000 यूनिट है, क्या इंटरप्रिटेशन है इसकी? नहीं, ये तो वो जुमला जो मैंने बाद में बोलना था। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि पूरे साल में किसी भी दिन स्टोर में जाके देखते तो 10,000 यूनिट्स होते। क्या असल में हर रोज वाकई 10,000 यूनिट्स होते हैं? नहीं, ये तो कैलकुलेशंस के लिए आसानी रखी जाती है। तो एवरेज इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट है, एवरेज इन्वेंट्री के पूरे साल में किसी भी दिन स्टोर में जाते तो इतने यूनिट्स पड़े होते। अगर 10,000 यूनिट्स, बस खत्म हो रही है क्लास, अगर 10,000 यूनिट्स, आखिरी फार्मूला है, बस चंद लम्हे रह गए हैं। एवरेज इन्वेंट्री अगर 10,000 यूनिट्स है, पूरे साल की एवरेज इन्वेंट्री, तो इसका मतलब है कि पूरे साल में
कभी भी स्टोर में देखते तो 10,000 यूनिट पड़े नजर आते। इसी बात को एक और तरीके से कह रहा हूं कि 10,000 यूनिट्स पूरा साल स्टोर में पड़े रहे। ठीक है, तो अगर यह पता चल जाए कि एक यूनिट पूरा साल स्टोर में पड़ा रहे तो इतने रुपए खर्च होते हैं, तो टोटल होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकालें? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, ये दो पर हैं। एक यूनिट पूरा साल पड़ा रहे तो कितने रुपए खर्च होते हैं, टोटल कॉस्ट तक कैसे पहुंचूं? इनटू एवरेज इन्वेंट्री, क्योंकि एवरेज इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट क्या बताया? इतने यूनिट्स पूरा साल स्टोर में पड़े रहे, तो अगर एक यूनिट स्टोर में पूरा साल पड़ा रहे तो इतना खर्चा, मल्टीप्लाई बाय इतने यूनिट्स पूरा साल पड़े रहे, तो ये टोटल होल्डिंग कॉस्ट फॉर द ईयर आ गई। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगी? हाँ जी, है ये फार्मूला आखिरी ही, ये उसी के अंदर और फार्मूला निकल रहा है। एवरेज इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट होगी? एक तो तरीका होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। एक और तरीका होता है कि दो एक्सट्रीम्स ले लें, उन दोनों एक्सट्रीम्स का एवरेज कर लें, यानी एक एक्सट्रीम प्लस दूसरी एक्सट्रीम डिवाइडेड बाय 2। लिखता हूं फार्मूला। जब पहली दफा स्टोर में यूनिट्स खरीद के पहुंचे होंगे, पहली दफा स्टोर में उसी वक्त कितने यूनिट्स मौजूद होंगे? जितने आए हैं। और कितने आए हैं? ओक्यू। ओक्यू, तो पहले दिन स्टोर में ओक्यू के बराबर बैलेंस है। दिन गुजरते जाएंगे, स्टोर का बैलेंस कम होता जाएगा, कम होते 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 जीरो, और जीरो होते ही फिर पहुंच जाएंगे और फिर स्टोर में बैलेंस यहां तक आ जाएगा, फिर खत्म हो जाएंगे, फिर नया बैलेंस आ जाएगा। है जी? हाँ, खत्म होंगे। नहीं होंगे तो क्या होगा? फिर वो इन्वेंट्री लेवल में होगा। इस पोर्शन की दो एक्सट्रीम्स क्या है? इन्वेंट्री का सबसे कम बैलेंस कितना है? जीरो। सबसे ज्यादा कितना है? ओक्यू। तो इन दोनों का एवरेज करना है, तो जीरो प्लस ओक्यू डिवाइडेड बाय 2, और जीरो को लिफ्ट ना करें तो ओक्यू डिवाइडेड बाय 2। और अगर बिजनेस एक साथ वाले कमरे में एहतियात के लिए 200 यूनिट तो छुपा के रखता ही रखता है, तो वो इसमें ऐड हो जाएंगे। हो सकता है स्टोर मेन हॉल के साथ एक और हॉल हो जहां कम से कम एहतियात के तौर पर यूनिट्स पड़े हुए होते हैं, 200 यूनिट वहां रखे होते हैं, तो वो इस एवरेज में ऐड हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं कि बिजनेस मेंटेन्स सेफ्टी स्टॉक और सेफ्टी स्टॉक इज नॉट मेंटेन्ड। सेफ्टी स्टॉक क्या लगता है नाम से? इतने यूनिट्स एहतियात के तौर पे रखे होते हैं। इधर एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओक्यू डिवाइडेड बाय 2। और इधर नहीं, जज्बाती आंसर है ओक्यू बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो ये तो होते ही होते हैं ना। इस मेन हॉल का जो एवरेज किया है प्लस ये तो दूसरे कमरे में पड़े होते हैं, तो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू दिस अगर सेफ्टी स्टॉक नहीं रखा होता तो, इज इक्वल टू दिस अगर सेफ्टी स्टॉक रखा होता है तो। चले, बस इतनी सी बात थी। और इसका होमवर्क है कोई नहीं, बस ये बताना था कि नहीं है होमवर्क। ओके जी, अल्लाह हाफिज।